नमस्कार दोस्तों। पिछली जो वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसमें माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जो वर्ण विचार थे, वर्णमाला थी, उनको पढ़ा था। दूसरी वीडियो में जो त्रिमुनि हैं उनके बारे में पढ़ा है। आगे हम जो वर्णमाला के जो टॉपिक है, वर्णमाला का जो प्रकरण है, उसको आगे बढ़ाते हुए संस्कृत वर्णमाला के स्वरूप में हम वर्णों के स्वरूप को पढ़ेंगे। दोस्तों, माहेश्वर सूत्र और महर्षि जो पाणिनि हैं उनके अनुसार जो वर्ण हैं, इनमें से परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न अवश्य आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम महर्षि पाणिनि के जो वर्ण हैं उनके बारे में बात करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले स्वर वर्ण। महर्षि पाणिनि ने अपने जो वर्णमाला के प्रकरण में जो स्वरों का विवरण दिया है वो इस प्रकार से है। दोस्तों, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जो वर्णमाला पढ़ी, अब हम जो संस्कृत वर्णमाला का जो स्वरूप है महर्षि पाणिनि शिक्षा के अनुसार उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो महर्षि जो पाणिनि है उनके अनुसार जो वर्णों की जो कुल संख्या है वो 63 या 64 मानी गई है, जिसको संस्कृत में त्रिषष्टि या चतुष्षष्टि कहते हैं। अब क्योंकि इसमें स्वर, व्यंजन और भी अन्य वर्ण हैं जिनका हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले महर्षि पाणिनि के द्वारा जो स्वर दिए हुए हैं वो इस प्रकार से है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, अर्थात अह्रस्व, आ दीर्घ और आ प्लुत। उसी प्रकार से ये जो सब वर्ण दिए हुए हैं ये स्वरों में आते हैं। इनकी संख्या, कुल संख्या मानी गई है 21 या 22। अब जो परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है वो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि महर्षि पाणिनि के अनुसार कुल वर्णों की संख्या, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो 63 या 64 ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में नहीं आएंगे, ये दोनों एक ही ऑप्शन में आएंगे, 63 या 64। उसके बाद जो दूसरा जो प्रश्न बनता है, महर्षि पाणिनि के अनुसार कुल स्वरों की संख्या कितनी है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 21 या 22। अब यहाँ पर 21 या 22 कैसे है, किसको स्वर माना है, किसको नहीं मानते हैं। यहाँ तक तो रीत तक तो ये ठीक है। उसके बाद में लृ वर्ण आता है। तो जो कुछ विद्वान हैं वो ह्रस्व लृ को ही मानते हैं बस। यदि ह्रस्व लृ को मानते हैं, ये जो टोटल जो स्वर वर्ण लिखे हुए हैं ये इनकी संख्या 22 है। कितनी है? 22। अब कुछ विद्वान जो लृ वर्ण है, लृ स्वर वर्ण है, इसको केवल ह्रस्व ही मानते हैं, प्लुत नहीं मानते, और दीर्घ तो इसका होता ही नहीं है। हालांकि यदि हम एक ही लृ अर्थात ह्रस्व लृ को माने तो कुल स्वरों की संख्या होती है 21, और यदि प्लुत लृ को माने तो कुल स्वरों की संख्या हो गई 22। इसलिए दोनों को मानते हैं 21 या 22। यहाँ पर विद्वानों में मतभेद है। ह्रस्व लृ और प्लुत लृ दोनों को मानते हैं तो स्वरों की संख्या होती है 22। यदि प्लुत लृ को नहीं मानते हैं तो स्वरों की संख्या होती है 21। इसलिए दूसरा जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है यही बनता है कि महर्षि पाणिनि के अनुसार कुल स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो 21 या 22। एक ही ऑप्शन में आएंगे, ये 21/22। ये नहीं कि ए ऑप्शन में 21, बी ऑप्शन में 22, तीसरे ऑप्शन में 21 या 22। तो तीसरा ऑप्शन ही हमको सही करना है। दूसरा है व्यंजन वर्ण।
अब व्यंजन वर्णों की जो कुल संख्या है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्यंजन वर्णों में आते हैं स्पर्श वर्ण। कौन से आते हैं? स्पर्श वर्ण आते हैं। तो स्पर्श वर्णों को उदित वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। स्पर्श वर्णों को उदित वर्ण के नाम से भी जाना जाता है और इनकी जो संख्या है टू चू टू टू टू, अर्थात ये जो वर्ण लिखे हुए हैं यहाँ पर उ की इत संज्ञा होती है और इत संज्ञा होकर के जो वर्ण वर्ग बनता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। स्पर्श जो व्यंजन है या उदित जो वर्ण है इनकी संख्या मानी गई है 25। कितनी मानी गई है? 25, अर्थात पंचविंशति, अर्थात पंचविंशति। 21, एकविंशति, 22, द्वाविंशति। स्पर्श व्यंजनों का एक प्रश्न आता है, केवल संस्कृत में एक शब्द का ही प्रश्न बन जाता है, पूरा लेख लिखने की उसमें जरूरत नहीं है। केवल प्रश्न दे दिया कादयो मापसाना, इतना दे करके केवल इतना दे दिया, कादयो मापसाना सूत्र दे दिया और ऑप्शन में दे दिया ऊष्मा, स्पर्शः, अंतस्तः, स्वरः, इस प्रकार से। तो हमको इसके सूत्र भी पढ़ने हैं, याद करने हैं। कादयो मापसाना स्पर्शः, तो कादयो मापसाना स्पर्श यदि हमको सूत्र याद होगा तो कादयो मापसाना स्पर्शः अपने आप आ जाएगा। तो कादयो मापसाना स्पर्शः, इसका जो विच्छेद है वो इस प्रकार से होगा, कादयो के आदि से लेकर के मापसाना में अवसान तक। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कैसे लेकर के मैं तक जो भी अक्षर आ रहे हैं वर्णमाला में वो क्या कहे जाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? स्पर्श। कैसे लेकर के मैं तक आने वाले वर्ण स्पर्श से वर्ण कहे जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 25। अब देखो कैसे लेकर के मैं तक अपने 5 वर्ग आते हैं। कितने वर्ग आते हैं? 5 वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग हो गए। और 5 वर्गों में इनकी संख्या 25 मानी जाती है। 5 वर्गों में इनकी संख्या 25 मानी जाती है। दूसरे नंबर पर यहाँ तक हो गए 25, अर्थात व्यंजन वर्ण को पढ़ रहे हैं हम। व्यंजन वर्ण को हमने यहाँ पर भागों में लिख दिया है। तो सबसे पहले व्यंजन वर्णों में आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन अर्थात उदित वर्ण, स्पर्श वर्ण, उदित वर्ण, कादयो मापसाना, तो इनकी जो संख्या है वो हो गई 25। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आते हैं अंतस्थ वर्ण। कौन से वर्ण आते हैं? अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंतस्थ वर्णों का जैसे मैंने अभी बताया था कि सूत्र जरूर याद करना है इनका। जैसे दे दिया कादयो मापसाना, ऑप्शन में स्पर्शा, अंतस्था, ऊष्मा, उसी प्रकार अंतस्थ वर्ण, इसका सूत्र है यणो अंतस्थः। यणो अंतस्था, अर्थात यण प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। पहला प्रश्न पाणिनि के अनुसार कुल वर्ण कितने हैं? दूसरा प्रश्न पाणिनि के अनुसार कुल स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो पूरी जो सामग्री लिखी हुई है इसमें से प्रश्न, परीक्षा उपयोगी प्रश्न बहुत बनते हैं, तो इसको पढ़ना जानना बहुत जरूरी है। अंतस्थ, यणो अंतस्था, प्रश्न में केवल लिख दिया यणो, प्रश्न में केवल लिख दिया यणो, उसके बाद में आपके लिए दे दिया ऑप्शन यणो, ऑप्शन में दे दिया अंतस्थः, ऊष्मः, स्पर्शः, अन्य और कोई। तो हमको यदि सूत्र याद है यणो अंतस्थः तो हम सही कर देंगे उसको, यणो अंतस्थः। तो अंतस्थ जो पढ़े इनकी संख्या मानी गई है 4। कितनी मानी गई है? 4। यण प्रत्याहार है। अब जो परीक्षा के लिए उपयोगी जो प्रश्न है हर बार किसी न किसी परीक्षा में आता है, हर बार इसका दोस्तों क्रम पूछ लेता है वो। इसका निम्न में से सही क्रम है, निम्न में से सही क्रम है। तो हिंदी और संस्कृत का जो क्रम है वो अलग अलग है। तो जो संस्कृत से जो परीक्षा देते हैं उनके लिए जानना जरूरी है। संस्कृत भाषा के माध्यम से यण प्रत्याहार है, उनका जो क्रम है ये, व, रे और ले। कई बार हर बार परीक्षा में आता है, कभी सीटेट में, कभी आरटेट में, कभी सेकंड ग्रेड में भी आ जाता है, अन्य परीक्षा में भी इसको दे देते हैं। तो इसका जो क्रम है ये, व, रे और ले। इनको अर्धस्वर भी कहते हैं, इनको अर्धस्वर भी कहते हैं, मध्य स्वर भी कहते हैं, क्योंकि
अर्धस्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हमने माहेश्वर सूत्रों का जो पठन पाठन किया था, सूत्रों के बाद में था, और जब हम यण संधि आगे के प्रकरण में जब यण संधि पढ़ेंगे तो इका ये अर्थात ये स्वरों में से ही निकले हैं। इका ये, उका वे, रिका रेल, रिका ले, तो इसलिए इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। तो इनकी संख्या हो गई 4। अंतस्थ वर्ण, इनका सूत्र है यण अंतस्तः। यण वर्ण प्रत्याहार है। यण प्रत्याहार का जो सही क्रम है ये, वे, रे और ले, इसको जानना जरूरी है क्रम को। अगले नंबर पर आता है ऊष्म वर्ण। हाँ, अंतस्थ वर्ण इनको क्यों कहते हैं? अंतस्थ वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इनको बोलते हैं तो वायु अंदर की तरफ जाती है, वायु अंदर की ओर जाती है, इसलिए इसको अंतः स्थित इति वर्ण अंतस्थः, इसलिए इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अगले नंबर पर आता है अपना ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में सलो ऊष्माणे, सल ऊष्माणे, इनकी भी संख्या कितनी मानी गई है? 4। और ये जो सूत्र है परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कादयो मापसाण स्पर्शः यणो अंतस्तः सलो ऊष्माणः। तो ऊष्म, इनको ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? जिस प्रकार से अंतस्थ वर्णों को बोलने में वायु अंदर की तरफ जाती है, उसी प्रकार ऊष्म वर्णों को बोलने में वायु बाहर की तरफ जाती है, इसलिए उसको ऊष्म अर्थात गर्मी पैदा होती है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 मानी गई है। जिस प्रकार से इनका क्रम परीक्षा में पूछा जाता है, उसी प्रकार से इनका भी प्रश्न परीक्षा में, इनका भी क्रम परीक्षा में पूछा जाता है। सल प्रत्याहार है, इधर यण प्रत्याहार, इधर सल प्रत्याहार। इनका जो क्रम है सन स स ह, अर्थात ये जो 2 हादि वर्ण बोलते हैं, हादि अर्थात है आदि वर्ण 8, इनकी संख्या टोटल है 8। अंतस्थ और ऊष्म दोनों वर्णों को मिलाकर के हादि वर्ण बोलते हैं, जिनकी संख्या मानी जाती है 8। इनका भी क्रम परीक्षा में पूछा जाता है, तो इस क्रम को हम ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद यम वर्ण, यम वर्ण आते हैं, इनकी भी संख्या मानी गई है 4। यम वर्ण में अपने जो 5 वर्ग हैं, उसमें यम वर्ण को विशेष रूप से हम समझेंगे कि यम वर्ण किस प्रकार से हम पहचाने, किस प्रकार से यम वर्ण की हम जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, यदि किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर हो, किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर हो यम गणनम, उससे पहले यदि किसी वर्ग के लगातार 2 अक्षर आ रहे हैं, जैसे अग्नि, यानी कि ये जो नए वर्ण है, ये जो नए वर्ण है और इसके आगे लगातार 2 एक ही वर्ण के अक्षर आ रहे हैं, तो जो दूसरा जो अक्षर होगा नए वर्ण से पहले, 5वें वर्ण से पहले जो दूसरा अक्षर होगा वो यम वर्ण कहलाता है, वो यम वर्ण कहलाता है। जिस प्रकार से मैंने अभी बताया आपके लिए कि किसी वर्ग का 5वां अक्षर हो, उसके बाद में किसी वर्ग के लगातार 2 अक्षर आ रहे हो, तो जो दूसरा अक्षर बाद का जो 5वें वर्ग के जो पास का जो अक्षर है वो यम वर्ण कहलाता। उसी प्रकार से देखो पलक अग्नि नए वर्ण है, उसके बाद लगातार कै वर्ण आ रहे हैं, तो जो दूसरा जो कै वर्ण है ये क्या कहलाएगा? यम वर्ण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? यम वर्ण कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम यम वर्णों की जानकारी ले सकते हैं। अर्थात किसी भी 5वें अक्षर से पहले लगातार 2 किसी वर्ग के अक्षर आ रहे हो, तो दूसरा जो अक्षर है वो यम वर्ण कहलाएगा। इनकी भी संख्या कितनी मानी गई है? 5 मानी गई है। आगे जब बढ़ते हैं तो आता है अनुस्वार। अनुस्वार इसकी संख्या है 1, विसर्ग इसकी संख्या है 1, जित्या मूल्य कै और खे, यानी कि ये जो कै और खे, इनके आगे जो चिन्ह है इनको बोलते हैं अर्ध विसर्ग ध्वनि। क्या बोलते हैं इनको? अर्ध विसर्ग ध्वनि। अर्थात ये पूर्ण विसर्ग है, ये पूर्ण विसर्ग है, इनको यहाँ से हटा दिया तो अर्ध विसर्ग ध्वनि हो गई, तो ये जित्या मूल्य वर्ण हो गए, और ये दोनों एक ही माने जाते हैं, इसलिए इनको एक ही गिना जाता है। उसी प्रकार उपमान्य वर्ण है पे और फे, इनके आगे भी अर्ध विसर्ग ध्वनि है, इनको भी एक ही माना जाता है, इसलिए ये एक ही है।
आगे है लास्ट में द्विस्पृष्ट लय। ये द्विस्पृष्ट लय है, इसको भी एक ही मानते हैं। तो इस प्रकार से जो कुल वर्णों की संख्या है वो हो गई अपनी, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या है वो हो गई 42। कितनी हो गई? 42। 25 और 4 29 और 4 33 और 4 37 38 39 40 41 42। तो दोस्तों हमारे जो कुल महर्षि पाणिनि के अनुसार कुल जो व्यंजन वर्ण है वो तो हो गए 42। कुल व्यंजन वर्ण कितने हो गए? 42। और कुल वर्ण हो गए 63 या 64। अब एक की जो गिनती होती है वो स्वरों में, जो कम और ज्यादा है वो स्वरों में है, अर्थात स्वरों की जो संख्या है वो 21 या 22 मानी जाती है। तो इस प्रकार से संस्कृत वर्णमाला के स्वरूप में महर्षि पाणिनि की शिक्षा के अनुसार ये हमारी जो वर्ण व्यवस्था है। तो दोस्तों आपने ये जो आज पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो वर्णमाला पढ़ी है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों पाणिनि शिक्षा में हमने जो 63 या 64 कुल वर्ण पढ़े, उसके अलावा अपने एक महत्वपूर्ण एक आता है अयुग्मा वर्ण। अयुग्मा वर्ण अर्थात इनका पठन पाठन कम होता है, परंतु इनको कहीं पर इनका उल्लेख नहीं दिया है, परंतु इनको यहाँ पर गिना जाता है। अयुग्मा वर्ण यानी कि ना योग अयोग अयोग यानी कि जिनका योग नहीं है वो अयुग्मा वर्ण कहलाते हैं। इनकी जो संख्या है 4 मानी गई है। इनकी संख्या 4 मानी गई है। सबसे पहले अयुग्मा में आता है अनुस्वार वर्ण। अनुस्वार अर्थात अनुस्वार वर्ण। दूसरा आता है विसर्ग। तीसरा आता है अर्ध विसर्ग। तीसरा आता है अर्ध विसर्ग। इसको भी अर्ध विसर्ग को 2 भागों में बांटा गया है। अर्ध विसर्ग को 2 भागों में बांटा गया है, जो पिछली उसमें हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला है जिह्वामूलीय वर्ण। जिह्वामूलीय वर्ण के है, अर्थात इन अक्षरों से पहले जो ये चिन्ह है इनको अर्ध विसर्ग ध्वनि बोलते हैं। दूसरा है उपधमानीय वर्ण। प और फे, इनको भी एक ही माना जाता है और ये भी अर्ध विसर्ग ध्वनि है। पहला हो गया अनुस्वार वर्ण, दूसरा विसर्ग, तीसरा अर्ध विसर्ग और चौथा हो गया यम वर्ण। ये भी अयुग्मा में सम्मिलित किया जाता है। यम वर्ण के, खे, गे और घे। किसी भी वर्ग के अक्षर ले लो आप। यदि ये अक्षर लगातार, जैसे कोई भी एक पहला अक्षर है के, यदि के लगातार 2 बार आ रहा है, खे लगातार 2 बार आ रहा है, किसी वर्ग का अक्षर लगातार 2 बार आ रहा है,
और उसके बाद में किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर हो, उसके बाद में किसी वर्ग का 5वां अक्षर होता है, तो जो 5वें अक्षर के जो नजदीक होता है वही यम वर्ण होता है। जैसे अग्नि, ये 5वां अक्षर है, ने 5वां अक्षर है, और यहाँ पर गे लगातार 2 अक्षर हैं, तो ये जो दूसरा अक्षर है ये यम वर्ण है। कौन सा वर्ण है? यम वर्ण है। उसी प्रकार चखक नतु, ने वर्ण से पहले ख आ रहा है, तो ये जो ख है ये कौन सा अक्षर हो गया? यम वर्ण हो गया। दोस्तों, इस प्रकार आज हमने महर्षि पाणिनि के वर्णों को पढ़ा। कितनी संख्याएं हैं, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, अयोपा वर्णों को पढ़ा। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना।